नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति व्याख्यान माला 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने वाले हमारे श्रद्धेय अटल ही थे। उत्तराखंड में पलायन और रोजगार पहले से ही बड़ा मुद्दा रहा है। इसी के साथ ही फिलहाल मानव वन्यजीव संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है, जिसका कारण पलायन माना जाता है। इसको लेकर पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के सलाहकार पूर्णचंद पंत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तब से लेकर अभी तक पलायन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और अभी भी पलायन को लेकर कई तरीके की बातें भी होती है और एक बड़ा मुद्दा पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन है। इसी के साथ साथ ही वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे इशूज़ हैं जो लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो या फिर इसके साथ ही पलायन हो या फिर अन्य जो आजीविका के साधन हो या फिर सड़कें हो या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, शिक्षा हो। इस तरीके की तमाम इशूज़ हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में इस वक्त भी देखने को मिलते हैं। इसी पर आज तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है जनता टीवी में पूर्णचंद पंत जी हैं, सलाहकार हैं पर्वतीय महापरिषद लखनऊ में। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप सलाहकार हैं पर्वतीय महापरिषद लखनऊ में, तो वहाँ पर आप पर्वतीय जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ऐसे में किस तरीके की वहाँ पर एक्टिविटीज़ रहती है, किस तरीके के कार्य होते हैं और जो लोग हैं वो किस तरीके के उनके इशूज़ वहाँ पर आते हैं, जो लोग आप रोज़ाना देखते भी हैं और उन पर फिर आप वर्क भी करते हैं? सबसे पहले पर्वतीय समाज के लिए हम लोग जो है उनकी सोशल एक्टिविटीज़, और दूसरा वहाँ पर गरीबी का है। गरीबी के लिए हम लोग, जैसे कोई परिवार गरीब है या निर्धन है, उसके लिए हम लोग जो है हमने एक कोष बना रखा है, चिल्लर कोष। उस चिल्लर कोष का मेंबर बनना पड़ता है। अगर मेंबर नहीं भी है फिर भी हम उसकी मदद करते हैं यथाशक्ति। और दूसरा यह है कि हम हर जगह हर मीटिंग में, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय कई हैं, क्षेत्रीय रामलीला समितियाँ हैं, तो वहाँ भी हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पलायन का है। अब धीरे धीरे लोग अपने पहाड़ों में जाने लगे, अपने घर जाए। मैं अभी 15 दिन पहले वहाँ, मैं रहने वाला भतोस खान जिला नैनीताल का हूँ। मैं गांव में जाके लोगों को समझाता हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ। कहीं कोई दुख तकलीफ होती है तो मैं उसमें रहता हूँ। आगे बताइए सर। जिस तरीके से अभी देखा जाए तो जो वर्तमान में मानव वन्यजीव जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ भी रहा है, और इसको लेकर के भी आपने कहा कि आप वहाँ पर लोगों को जाते हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं, उन्हें जागरूक करने का काम भी करते हैं। तो इस तरीके कैसे इशूज़ वहाँ पर दिखाई देते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लोगों को कार्य करना चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए इसको लेकर, और सरकार भी जो कार्य कर रही है उसको लेकर के भी? सरकार उसमें बहुत कुछ कर रही है, सरकार का बहुत योगदान है। मुख्य कारण वहाँ पर पलायन है। पलायन से घरें खाली हो गई हैं। पहले हमने खुद देखा, जब हम युवा थे, बचपन में जंगलों में जाते थे, घास काटने जाते थे, और घरों में जो है खेती बाड़ी, हम 10 लोगों का परिवार था, उसी खेती बाड़ी से हमारा घर चलता था। आज ये स्थिति होगी, उसका मुख्य कारण है जंगली जानवरों का बढ़ना, उनका आतंक, पलायन। अभी भी लोग घरों में आए रहें तो ये समस्या सॉल्व हो जाए। इसमें सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अब सरकार भी कहीं कहीं पे ऐसा है, वो स्वयं, जैसे स्वच्छता है, हमारा मिशन चल रहा है। मैं बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ, और हमारे प्रदेश का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, इनका स्वच्छता। लेकिन हमारे वहाँ अभी भी गांव में गंदगी और रोड नाली, इसका बड़ा अभाव है। उसके लिए हमारी सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन मुख्य कारण हमारा पलायन है।
उसमें योगदान स्वयं को भी देना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से पलायन की आप बात कर रहे हैं, पलायन लगातार पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहा है और 2000 जो पलायन आयोग की रिपोर्ट भी है वो भी ये कहती है कि लगातार पलायन पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहा है, खासतौर पर अगर पौड़ी की बात की जाए। इसी के साथ ही एक विषय और भी उठता है प्रदेश में, डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर काफ़ी बातें होती है और सरकार भी इसको लेकर कई तरीके के कार्य भी कर रही है। इस वक्त लगातार मंचों पर भी इस तरीके की बातें होती है कि डेमोग्राफिक चेंज, और कई जिस तरीके से देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि जो विशेष समुदाय हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों से आकर जो है यहाँ पर इस तरीके से अतिक्रमण एक तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी होती है। तो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें होती है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, और इसमें रिवर्स पलायन को लेकर के भी, क्योंकि जिस तरीके से रिवर्स पलायन की भी बात होती है एक समय पर, जब ये कहा जाता है जैसे कोई व्यक्ति अगर रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए बाहर गया, दूसरे प्रदेश में गया जो पर्वतीय क्षेत्र का है, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि उसे अपने गांव में आना पड़ता है। जिस तरीके से आप भी अब अपने जिस तरीके गांव में वहां पर कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं देती, जिस वजह से ये तमाम चीज़ें अब उठती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जी, उसका कारण मैं स्वयं आपको बताऊंगा। मैं हमारे यहाँ नैनीताल नैना देवी है, एक समय ऐसा था हम दूर से नैना देवी मंदिर दर्शन कर सकते थे। आज ये है कि वहाँ पर अतिक्रमण बहुत हो गया, अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और वहाँ पर धर्मांतरण वाली चीज़ें हो रही हैं। मैं भतोस खान का रहने वाला हूँ। भतोस खान में ही जो चीज़ हम आज से 20 साल 25 साल पहले देखा था वो चीज़ आज नहीं है। तो उसका मुख्य कारण पलायन अगर रुक जाए तो आज भी पुरानी स्थिति बहाल हो सकती है और वहाँ पर लोग रह सकते हैं और हमारे मतलब प्रदेश खुशहाल रह सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूरनचंद पंत जी, पर्वतीय महापरिषद लखनऊ में सलाहकार हैं, और कई जिस तरीके से इन्होंने बातें की, ये अपने गांव में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी लोगों को भी जागरूक करने का काम करते हैं। जो समस्याएं देखते हैं जिसमें कि सबसे बड़ा मुख्य कारण पलायन का है, जिस तरीके से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, उससे चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो वो भी लगातार बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ ही पलायन की वजह से कई तरीके की और भी समस्याएँ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन किया गया, जिस पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर तक अनेक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। इससे हमारे सभी प्रतिभाओं को एक मंच मिला, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अनेक हमारे देश के ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। और सांसद खेल महोत्सव निश्चित रूप से आगे भी ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। राज्य के अंदर और खेल प्रतियोगिताएं भी हम आयोजित करेंगे। लीगेसी प्लान 23 शहरों में, 23 स्थानों पर हम बना रहे हैं, 8 शहरों में, जिससे हमारे हजारों खिलाड़ी और 900 से विश्व स्तरीय एथलीट्स प्रत्येक वर्ष हमको तैयार होकर मिलेंगे। खेल कोटा हमने प्रारंभ कर दिया है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति में सब प्रावधान किया है, जिससे कि हमारा राज्य अब जो खेल भूमि की ओर आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से खेलों के क्षेत्र में भी हमारी एक पहचान बनेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा। और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी व्यापक वृद्धि की है और किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया
जा रहा है। आज 1 करोड़ से ऊपर युवाओं ने खेलों में भाग लिया है। अनेक हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर खुद को उनकी पत्नी बताकर सोशल मीडिया के जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि उर्मिला सनावर को कोई वैधानिक दावा है तो उसे अदालत में साबित करें, न कि सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी कर उन्हें बदनाम करें। अपने आप से ये कांग्रेस के नेता प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोविंद जी मुझे वो तथाकथित पत्नी बोल रहे हैं, वो नहीं जानते कानून को। ये और कांग्रेसी नेता उसको पत्नी कैसे बोल रहे हैं? क्या नहीं जानते मेरी पत्नी प्रेस वार्ता करके गई है? या कोई आपका मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी पत्नी को नहीं जानता, मेरे बच्चे को नहीं जानता, मेरी बेटी और बेटियों को नहीं जानता? बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सारा का सारा दोष कांग्रेस का है, कांग्रेस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। लेकिन आरती गौड़ का आरोप तो उसने तो देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया, वो तो भाजपा की सभी जुगिल करने का आरोप आप पे भी। अरे चलो मैं कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ ना, आरती गौड़ क्या करी उसको पढ़ो, उसमें मैं कहीं दोषी नहीं हूँ। उन्होंने उर्मिला सनावर ने उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की है, उसको जो बदनाम करने का काम किया, आरती गौड़ की छवि को जो खराब करने का काम किया, 2 साल से 3 साल से उसकी छवि को खराब करने का काम किया, एक सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य थी, उसको बदनाम करने का काम इस उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया। उस देश के अंदर उसने मुकदमा कायम करा है, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और इसी के सहारे जनता का विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते आए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंदिरों या मजारों में जाना कोई नई बात नहीं, यह उनका निजी निर्णय है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि देवभूमि उत्तराखंड में हर राजनेता को यहां की देव परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, मैं जिस बात को कहता हूं प्रामाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं, कांग्रेस को। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का भव्य शुभारंभ सर्वे मैदान से निकली सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ हुआ। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ढोल दमाओं की गूंज और पारंपरिक नृत्यों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्निवल का उद्घाटन किया और बताया कि यह आयोजन पर्यटन, रोजगार और पहाड़ी उत्पादों को नई पहचान देने में मदद कर रहा है। बता दें, कार्निवल अगले 6 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। तेरह में जब आपदा आई थी और टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था, एक भ्रांति सी फैल गई थी कि साहब पूरा उत्तराखंड से हो गया है। ऐसे में इसकी हमने शुरुआत की थी और आज भव्य रूप में हम इसको मना रहे हैं। और हमने इसमें अपनी जो लोक संस्कृति है, जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, हमने इसमें उनको प्राथमिकता दी है। उनका प्रचार प्रसार होगा। आए हुए मैं सभी पर्यटकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने सफर के 23 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर काशीपुर में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां सेवा सप्ताह के तहत मंच के कार्यकर्ताओं ने द्रोणा सागर गौशाला पहुंचकर न केवल गौ सेवा की, बल्कि समाज को नफरत छोड़कर मोहब्बत और सेवा का रास्ता अपनाने का संदेश भी दिया। मंच 23 वर्ष पूरे कर चुका है, 24 वर्ष में प्रवेश कर लिया है और पूरे हिंदुस्तान में एक सप्ताह तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने तुषार भाई साहब की उपस्थिति में यहाँ पर गायों को चारा खिलाया और गायों की सेवा करी। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इसके दूध में शिफा और घी में शिफा है और मीट में इसकी बीमारी है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल करते हुए मुसलमान गाय की सेवा करते हैं और इसके हर चीज़ में शिफा है।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस्लाम का जो मूल संदेश है, पवित्र कुरान के और हदीसों के आधार पर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर भी रहम करेगा। गाय कौमी एकता का प्रतीक और आधार है। विश्व में जहाँ भी अशांति होती है, कहीं ना कहीं गाय को कारण बनाया जाता है। तो मुस्लिम राष्ट्र मंच ने एक संकल्प लिया है कि जो झगड़े का कारण हो वह मोहब्बत में कैसे परिवर्तित हो सकता है। इसी को ध्यान में लेकर के गाय सेवा की तो इंसानियत बचेगी, इस आधार को लेकर के मुस्लिम राष्ट्र मंच ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर गाय सेवा करके विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच